नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए विवाद पर। दुनिया में संघर्ष का दौर चल रहा है। जगह जगह पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संघर्ष में लिप्त हैं। जैसे कि आप रूस यूक्रेन का लंबे समय से युद्ध देख रहे हैं। उधर अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर युद्ध किया गया है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर तैयारी है, यानी ग्रीनलैंड को हथियाने की भी तैयारी अमेरिका के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम के बीच में वैश्विक स्तर पर एक और रिपोर्ट आती है जो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और चाइना के द्वारा चिंता व्यक्त की जाती है कि जापान किसी भी रात में एक परमाणु शक्ति देश बन सकता है। यानी जापान जो है वो ओवरनाइट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है और जल्दी से परमाणु परीक्षण करने वाला है। या फिर इस रिपोर्ट में चीन के द्वारा यह दावा किया गया है कि 3 साल के अंदर जापान में बहुत सारे परमाणु हथियार हो सकते हैं, यानी बहुत सारे परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है और 2 परमाणु हथियार ऑलरेडी उनके पास होने का दावा किया गया है। चीन की जो ये चिंताएं हैं, अब जब वैश्विक स्तर पर बात होती है जापान की, तो जापान की सुरक्षा का संबंध अमेरिका से है। यानी जापान और अमेरिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई है। अमेरिका के द्वारा जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। अब जब परमाणु बम की बात आ रही है, एटॉमिक वेपन्स की बात आ रही है, तो अमेरिका पूरी दुनिया में सभी देशों को रोकने पर लगा हुआ है। यानी जैसे कि ईरान को रोका गया, एटॉमिक जो टेस्ट किया जाना था ईरान की तरफ से या नहीं भी किया जाना था, संदेह की स्थिति में ईरान पर अटैक किया गया। अब ऐसी स्थिति में बात आती है जापान की कि क्या अमेरिका और अब जापान पर किसी भी प्रकार की नकेल कसेगा, परमाणु परीक्षण करने से उसे रोकेगा, या फिर चीन की जो चिंताएं हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो आज के सेशन में हम पूरी इस खबर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि चीन को ऐसा क्यों लग रहा है। चीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि जापान आने वाले समय में एटॉमिक टेस्ट कर सकता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और जापान के पास में ऐसी कौन सी तकनीकें हैं, कौन से ऐसे खास विशेषताएं हैं, फायदे हैं जापान यानी बढ़त की स्थिति में है कि वो परमाणु शक्ति के रूप में अपने को सामने रख सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप खबर को देखिए। सभी अखबारों में जो ये खबर छपी है, इन ए वर्ल्ड ऑफ माइट इज राइट, कुड जापान साउथ कोरिया गो न्यूक्लियर। जापान के साथ साथ साउथ कोरिया के लिए भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साउथ कोरिया भी एटॉमिक टेस्ट कर सकता है, और ये भी अमेरिका का ही एक महत्वपूर्ण एलाई कंट्री है। ठीक है, यहां पर देखिए आप कि एक ट्वीट किया गया कि चाइना एक्यूजेस जापान ऑफ सीक्रेटली बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। जापान में ऑलरेडी हैव प्रोड्यूस्ड वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम in secret and has the technological and economic capabilities to achieve nuclear armaments in a short period of time। यानी जापान के पास में वो क्षमता है, जापान बहुत कम समय में न्यूक्लियर पावर बन सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। यहां पर ये चिंता व्यक्त की जा रही है चाइना की तरफ से। यूरेशियन में खबर छपती है कि जापान सीक्रेटली बिल्डिंग न्यूक्स could go nuclear overnight under तकाइची पॉलिसी शिफ्ट, चाइनीज रिपोर्ट क्लेम्स। यानी चाइनीज रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं तकाइची, उनके नेतृत्व में अभी जो पॉलिसी शिफ्ट की गई हैं, जो कठोर डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके तहत इनके द्वारा परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं। तो यहां चाइना जो है अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है और साथ में आईएईए को भी ये कह रहा है कि आपको लगातार निगरानी रखनी चाहिए। तो अब दोस्तों, यहां पूरी खबर को आप ध्यान से समझिए। एक्चुअल में ये खबर क्या है, पहले तो उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। 8 जनवरी 2026 को चाइना की 2 संस्थाएं हैं। एक है चीन शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण संघ CDA, इसके द्वारा, और चीन परमाणु उद्योग रणनीति संस्थान CINIS, इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जापान की परमाणु क्षमताएं बदल रही हैं और वो अपनी रक्षा नीतियों में जो बदलाव कर रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। यहां इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जापान के पास में ओवरनाइट कैपेबिलिटी है। ओवरनाइट कैपेबिलिटी का मतलब कि जापान के पास में वो सारी तकनीकें और परमाणु परीक्षण करने के लिए या परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक प्लूटोनियम का उपयोग करके, प्रोसेसिंग करके एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, वो सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है।
तो बस ओवरनाइट यानी रातों रात वो परमाणु शक्ति के रूप में खुद को पेश कर सकता है। इस पर ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट में कहा गया कि इनके पास प्लूटोनियम का विशाल भंडार है। 44.4 टन प्लूटोनियम है जापान के पास में। जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न जो देश हैं उनमें सबसे ज्यादा प्लूटोनियम जो है वो जापान के पास ही है। तीसरी बात इन्होंने ये कहा है कि तकाइची जो इस समय वहां की पीएम है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनके द्वारा और जो वहां के दक्षिणपंथी लोग हैं उनके द्वारा अभी वहां की जो डिफेंस पॉलिसी है उनमें बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने जो पहले ये कहा था कि हम किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार को ना तो रखेंगे, ना उनका परीक्षण करेंगे, ना देश में आने देंगे, इन सभी का वो उल्लंघन कर रहे हैं। और एकमात्र जापान ऐसा देश है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, न्यूक्लियर जो फ्यूल होते हैं प्लूटोनियम या यूरेनियम, उनकी प्रोसेसिंग के माध्यम से उनको दोबारा से रीयूज करके वो उनसे परमाणु बम बना सकता है। ये तकनीक जापान के पास है। तो ये चार चीजें जो है चीन की रिपोर्ट में बताई गई हैं कि क्यों जापान परमाणु शक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, और इस पर चीन ने चिंता व्यक्त की है। साथ में आईएईए की निगरानी यानी जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसको कहा है चीन ने कि जापान पर आपको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाकी के देशों पर निगरानी करते रहें और जापान बीच में ही एटॉमिक टेस्ट कर दे, न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। और अमेरिका पर दबाव यानी चीन जो है वो ये कह रहा है कि आप जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के रूप में जापान के ऊपर बैठे हैं, यानी जापान पर कोई भी हमला करेगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा, तो आपको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जो रोल है वो जापान से हटा देना चाहिए। 2026 एनपीटी समीक्षा सम्मेलन जो हुआ उसमें परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। चीन ने कहा है कि 2026 में जो एनपीटी की समीक्षा का सम्मेलन होने वाला है वहां पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि जापान को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये थी दोस्तों चीन की रिपोर्ट, जिसमें चीन को आशंका है कि जापान अब परमाणु परीक्षण करने वाला है। देखिए, चीन और जापान के बीच में दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये जो विवाद की स्थिति है जापान और चीन के बीच में आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आपको इसको समझने के लिए पूरी जो ये कहानी जो है, इसके पीछे का जो राज है, कारण है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम पूरी कहानी को यहाँ पर ब्रीफ में समझते हैं, आप ध्यान से समझना। देखिए 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान दोनों एक दूसरे के सामने थे। जापान ने अमेरिका पर हमला किया, अमेरिका ने यहां पर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जापान जब तैयार नहीं था तो अमेरिका ने निर्णय लिया कि हम इनके ऊपर परमाणु बम गिराएंगे। और यहां पर बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने के लिए अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए। यहां देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से एक बम गिराया गया और नागासाकी पर फैट मैन के नाम से एक बम गिराया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि ये दोनों जो शहर थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और रेडिएशंस के इम्पैक्ट के कारण वहां पर लंबे समय तक लोग परेशान रहे। जापान ने उस समय ऐसी स्थिति में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और जापान ने अपने जो सुरक्षा स्थिति है, अपनी सुरक्षा जो नीति है, उसमें कई कदम उठाए 1945 में। सबसे पहला कदम ये था कि इन्होंने अपने संविधान में परिवर्तन किया। इन्होंने एक आर्टिकल 9 जो है उसमें एक शांति संविधान यानी पीस के लिए यहाँ पर एक नया उल्लेख किया कि हम कभी भी युद्ध की जो स्थिति है या युद्ध करने का जो अधिकार है वो हम त्याग देंगे, हम किसी भी देश से युद्ध नहीं करेंगे, आर्टिकल 9 में यहाँ जापान ने लिखा। फिर इन्होंने एक प्रिंसिपल अपनाया, 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स अपनाए और इन्होंने इसके तहत ये कहा कि ना तो हम परमाणु हथियार रखेंगे, ना ही उनका निर्माण करेंगे और ना ही अपनी धरती पर किसी भी तरीके से परमाणु हथियारों को आने देंगे। ये जापान ने खुद ने अपने संविधान में परिवर्तन किए, अपनी डिफेंस पॉलिसी डेवलप की। ठीक है, इसके बाद देखिए 1951 और 1960 में अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये गिलानी महसूस हुई। अमेरिका को भी इस पे पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है।
तो उसने जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली। 1951-1960 में दोनों देशों के बीच में एक ट्रेटी हुई, जिसे आप यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रेटी कह सकते हैं। और ये जो संधि हुई, इसके तहत अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली, और इस ट्रेटी के माध्यम से ही जापान में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखाई, यानी अपनी सैन्य उपस्थिति दिखाई। जापान के कई आइलैंड हैं, वहां पर सैन्य बेस बनाए गए, जैसे कि एक है ओकिनोवा। ओकिनोवा जो है ये सामरिक रूप से जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ अमेरिका का सैन्य बेस बना हुआ है। परमाणु छाता, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के रूप में अमेरिका ने यह कहा कि अब अगर आपको परमाणु हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है, जापान ने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद एक एटॉमिक पावर हैं, अगर आप पर कोई देश हमला करता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के रूप में यहां पर अमेरिका जो है जापान की हमेशा से सुरक्षा करता आया है। अब दोस्तों यहां एक और बात देखिए, जापान ने एनपीटी पर भी प्रारंभ में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1970 में लागू हुई थी, 5 मार्च 1970 को। और इस संधि का उद्देश्य ये था कि जो 5 महाशक्तियां हैं, 5 महाशक्ति जो देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, जिनके पास में एटॉमिक वेपन्स हैं, उनके अलावा कोई देश एटॉमिक वेपन ना बना पाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 देश निकले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, और वो भी 7 घोषित परमाणु शक्तियों में शामिल हो गए। लेकिन 7 घोषित परमाणु शक्तियों के अलावा अभी तक कोई भी देश डिक्लेयर नहीं कर पाया है कि हमने एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। तो जापान इसमें पहले से सिग्नेचर कर चुका है, लेकिन एनपीटी पर भारत, पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण सूडान और उत्तर कोरिया, इन देशों ने कभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान जैसे वो देश ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसके बाद भी वो एटॉमिक वेपन्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने इस नीति को हमेशा ही भेदभावपूर्ण बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमाणु हथियार बना के बैठे और हमें आप रोक रहे हो कि यार आप नहीं बना सकते। तो हमें हमारी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा, हमें हमारे हथियार बनाने पड़ेंगे। चलिए, अब बात आती है कि साहब ये सारी चीजें तो हो गई, जापान ने तो कह दिया कि हम ना तो परमाणु हथियार बनाएंगे, ना रखेंगे, ना अपनी धरती पे आने देंगे। तो वो तो अपनी जो सेना है वो भी नहीं रखते हैं, यानी उनके पास में सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं, और अमेरिका उनका सहयोग करता है। बाकी उनके पास में खुद की जो सैन्य शक्ति है वो नहीं है जापान के पास में। तो अब समस्या कहां है, चीन को क्यों संदेह हो रहा है, तो सुनिए। 2014 में शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, इन्होंने अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है, अपना जो संविधान है, उसमें कुछ बदलाव करना शुरू किया, और इन्होंने कहा कि अब हमें आर्टिकल 9 की पुनर्व्याख्या करनी चाहिए। आर्टिकल 9 जो इन्होंने पहले लिखा था, जिसमें जापान ने युद्ध करने का अधिकार खुद से हटा दिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं, हमें इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, ताकि हमारे जो एलाई कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका है, अगर अमेरिका मान लीजिए संकट में आता है और जापान उसका सहयोग नहीं कर पाए, तो जापान पर भी संकट आएगा। तो हम हमारे एलाइज कंट्री जो हैं उनका सहयोग कर पाए, इसलिए हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत इन्होंने कहा कि हम काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी डेवलप करेंगे, कि मतलब हम पर कोई अगर युद्ध करता है तो उसका हम जवाब दे सकें। तो ये चीजें जब बदलाव में आई 2014 में, फिर 2022 में, तो फिर चाइना को ऐसा लगा कि अब जापान बदला बदला सा लग रहा है, यानी जापान में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और फिर जो अभी की जो प्राइम मिनिस्टर है तकाइची ने 2025-26 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आप यहां पर देख सकते हैं 2026 में 9 ट्रिलियन येन यहां की करेंसी है, जिसको आप 58 अरब डॉलर की राशि मान सकते हैं। इतना बजट डिफेंस के लिए दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2027 तक जीडीपी का 2% जो बजट है हम डिफेंस के लिए रखेंगे। इसका मतलब अब जापान खुद में परिवर्तन कर रहा है, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता है, अपने डिफेंस वेपन्स को बढ़ाना चाहता है। ये चीजें चाइना को समझ में आ रही हैं, चाइना की चिंताएं यहां पर बढ़ रही हैं। बात आती है कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है, जापान को हथियारों की, सैन्य शक्ति की आवश्यकता क्या है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं आप चाइना को मान सकते हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना के द्वारा लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, विशेषतः नेवी। जो चाइना की जो नेवी है, नौसेना है, उसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर
जिसमें फ्यूजियन का अभी इन्होंने सफल परीक्षण किया था, यानी उसको डिप्लॉय किया था समुद्र में। और वो जब इस समुद्र में जापान के आसपास से गुजरता है तो जापान की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो जापान कहने का मतलब चाइना की जो गतिविधियां हैं वो इस तरीके से अटैकिंग मोड में है कि जापान खुद की सुरक्षा को यहां पर खतरा मानता है। दूसरी बात, रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। यहां पर देखिए, पूरी दुनिया को एक सबक ये मिला है कि कोई भी अगर एटॉमिक पावर कंट्री है जैसे कि रूस है, तो वो गैर परमाणु शक्ति देश पर कभी भी हमला कर सकती है, जैसे कि यूक्रेन पर हमला किया गया रूस के द्वारा। तो इसी के तहत जापान का चाहता है कि भाई हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं रहे, हम भी अपने को एटॉमिक पावर के रूप में प्रस्तुत करें। एक और चीज यहां पर देख सकते हैं, उत्तर कोरिया। देखिए, जापान का दुश्मन है चाइना, लेकिन उतना ही दुश्मन उत्तर कोरिया इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तर कोरिया हमेशा ही चीन के साथ खड़ा रहता है। तो चीन के साथ जब उत्तर कोरिया खड़ा है और उत्तर कोरिया के द्वारा लगातार सबमरीन्स उतारी जा रही हैं, लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षण किए जा रहे हैं, तो जापान को यहां भी एक टेंशन होती है। अमेरिका के परमाणु छाते पर संदेह। देखिए, अब यहां एक और ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाल फिलहाल की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाटो एलाई कंट्री जितने भी हैं उन पर ही हमला करने की धमकी दे दी है, यानी उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए हैं। तो जापान को यहां संदेह होता है कि जब ये इन पर हमला कर सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर या किसी ऐसी स्थिति में ये जापान का भी साथ छोड़ सकते हैं। तो ये इनका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला जो पार्ट अभी तक चल रहा था, जो ये हमारी सुरक्षा की बात करते थे, भविष्य में ये संदेह, इस पर संदेह होता है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका हमें कभी ना कभी साथ छोड़ दे। तो इसलिए भी जापान ये चाहता है कि हमारे पास में जो एटॉमिक पावर है वो भी हो और जो मिलिट्री हमारी जो सैन्य शक्ति है उसमें भी इजाफा किया जाए। ब्रेकआउट कैपेबिलिटी और तकनीकी तैयारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जापान ये कहता है कि भाई हमारे पास में तकनीक है, हमारे पास में लगभग 45 टन के आसपास प्लूटोनियम भरा पड़ा है, तो हम एक वर्चुअल एटॉमिक पावर तो ऑलरेडी हैं, यानी पूरी दुनिया हमें मानती है कि हम सक्षम हैं एटम बॉम्ब बनाने में। तो जब हम सक्षम हैं तो क्यों ना इसको क्या करें, बना डालें। तो यहां जापान के द्वारा ये भी एक बात कही जाती है। अगर दोस्तों दुनिया में आप प्लूटोनियम की बात करें, देखिए यूरेनियम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, न्यूक्लियर वेपन्स में, लेकिन उसके बाद प्लूटोनियम का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये दो ही ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जाता है। जिन देशों के पास यूरेनियम नहीं है वो प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। जैसे कि भारत ने अपने ज्यादातर परमाणु बम प्लूटोनियम से बनाए हैं, क्योंकि भारत को तो दोनों के लिए ही आयात पर निर्भर होना पड़ता है। यहां पर आप देखिए, सबसे ज्यादा यूके में 140 टन के आसपास का भंडार है। फ्रांस जो है 90 टन के आसपास है। अमेरिका के पास में 110 प्लस टन है और रूस 65 टन, और जापान 5वें नंबर पर आता है लगभग 45 टन के आसपास। यानी ये प्लूटोनियम के भंडार हैं। और इनमें से चाइना कहता है कि 6.8 टन तो जापान में ही पड़ा हुआ है और बाकी का 35.8 टन के आसपास इन्होंने यूके और फ्रांस में रखा हुआ है, यानी यहां पर ये चीज रखी हुई है। जापान और प्लूटोनियम की अगर आप बात करें तो जापान इस प्लूटोनियम का उपयोग मिक्स्ड ऑक्साइड के रूप में अभी तक करता है परमाणु बिजली बनाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय निगरानी में ये सारी चीजें रहती हैं, यानी जापान का जितना भी प्लूटोनियम भंडार है वो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है उसकी निगरानी में रहता है। चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय यह है कि 44 टन प्लूटोनियम होने के बावजूद यहां पर इन्होंने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया है, लेकिन तकनीक और प्लूटोनियम होने के कारण ये ओवरनाइट कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए चिंता का विषय है। और वैश्विक स्थिति की अगर बात करें आप, तो दुनिया के शीर्ष 5 देशों में ये प्लूटोनियम भंडार के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इन सभी चीजों को आधार मानता है चाइना। अब देखिए, चाइना और जापान के बीच में विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं ये भी समझ लीजिए, यानी चाइना और जापान क्यों एक दूसरे से खफा हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों एक दूसरे पर संदेह करते हैं। यहां पर देखिए आप, इनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये आपको जो आइलैंड दिख रहे हैं, आइलैंड, ये आइलैंड बिल्कुल निर्जन है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन ये जो आइलैंड है ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है
और दूसरी बात, यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार होने की संभावना है। ये जो आइलैंड है इनको सेनकाकू नाम से जाना जाता है जापान में, जापान इनको सेनकाकू कहता है, जबकि चाइना जो है इनको कहता है दिया ओयू आइलैंड मानता है। और दोनों ही इन पर दावा करते हैं क्योंकि इनके आसपास मछली पकड़ने का बहुत बड़ा केंद्र है, यानी मत्स्य केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पर नेचुरल जो भंडार हैं तेल और गैस के, वो भी पाए जाने की संभावना है। तो दोनों इस पर दावा करते हैं, लड़ते रहते हैं। फिर इसके अलावा एक और स्थिति ऐसी है चीन और जापान के बीच में, जब 1930 और 40 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीच का समय था, उस समय जापान के द्वारा चाइना पर अटैक किया गया था और चाइना के बहुत से लोगों की हत्या की गई थी, लोगों को मारा गया था जापान के सैनिकों के द्वारा। यहां पर चीन कहता है कि उस नरसंहार के बाद जापान ने कभी भी हमसे दिल से माफी नहीं मांगी, यानी कभी नहीं ये कहा कि हमने तुम्हारे लोगों को मारा, वो गलत था, उस समय गलत हुआ। तो ऐसा जापान के द्वारा कभी नहीं कहा गया, बल्कि जो जो सैनिक जापान की तरफ से लड़े थे उनके लिए यासुकुनी एक तीर्थ बनाया गया है और वहां पर जापान के नेता जाते रहते हैं। ये चाइना को अखरता है कि ये उन लोगों की यहाँ पर पूजा करते हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया था। तो ये भी एक प्रकार का विवाद इनके बीच में है। फिर और देखिए आप, ये चाइना की आप स्थिति देखें और ये जापान की देखिए, ये जापान, इनके बीच में जो ये वाला समुद्री भाग है, ये बहुत लंबा चौड़ा समुद्री क्षेत्र है। इसे पूर्वी चीन सागर कहते हैं, इसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं इधर की साइड में। तो इस पूरे क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप संसाधनों का दोहन करने के लिए इन दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा है कि यहाँ ये दोनों देश अपना अपना अधिकार दिखाते रहते हैं कि किसके द्वारा कौन से क्षेत्र में ड्रिलिंग की जाएगी, तेल और गैस के भंडार कहां पर निकाले जाएंगे। ये दोनों देश एक दूसरे का अधिकार यहां पर समाप्त करना चाहते हैं और खुद का अधिकार बनाना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि चाइना को अमेरिका और जापान का गठबंधन पसंद नहीं आता है। हमेशा चाइना को ऐसा लगता है कि जापान के साथ जब अमेरिका खड़ा रहता है तो वो थ्रेट हो जाता है चाइना के लिए। तो एक इससे ये खपा है। फिर जापान का सैन्यीकरण, जापान ने अब वापस से अपने बजट में वृद्धि की है और सेना में वृद्धि कर रहा है। और फिर ताइवान का जो मुद्दा है वो देखिए, चाइना ने घोषणा कर दी है कि 2027 तक ताइवान को वो ऑलमोस्ट यानी उस पर अटैक करके अपने कब्जे में ले लेगा। अब जापान यहां पर कहता है कि अगर ताइवान को कब्जे में ले लिया तो फिर चाइना सीधे ही संपर्क में आ जाएगा जापान के और वहां जापान की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए यहां पर भी स्थिति दोनों में विवाद की बनी रहती है और एक कारण है राष्ट्रवादी भावनाएं। दोनों ही देश की जो जनता है उन दोनों में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं। जापान और चाइना के जो लोग हैं वो एक दूसरे के सामने हमेशा खुद को बड़ा रखना चाहते हैं, अपना कद बड़ा रखना चाहते हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए दोनों ही प्रबलता के साथ में खड़े होते हैं। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से चीन और जापान के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। और अब चीन ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है कि जापान न्यूक्लियर पावर बन सकता है, उसे रोकना होगा। लेकिन ये समय बताएगा कि जब जापान परमाणु परीक्षण करेगा तो कौन से देश उसका सपोर्ट करेंगे और कौन से देश उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।